चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक सर्वप्रथम सुमन के पुत्र निग्रोध, याद रखिएगा, निग्रोध से बौद्ध धर्म से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे अशोक का घर होता है, ठीक है, अशोक का घर होता है, और यहाँ पे उसके बड़े भाई का घर होता है जिसको आप लोग बोलते हैं सुमन या सुसिम। जब अशोक डेली प्रातः काल क्या देखता था कि सुमन का जो पुत्र है निग्रोध, ये बौद्ध धर्म के लिबास में डेली वो अपना तपस्या करने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए बोल सकते हैं, पूजा पाठ करने के लिए डेली वो निकलता था। तो उसको उस परिधान में देखकर बहुत खुश होता था और उसको एक अलग एक अंतरात्मा कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रही थी बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये अशोक इस टाइम सबसे पहले प्रभावित हुआ था निग्रोध से। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि अशोक ने श्रीनगर यानी कश्मीर और देवपतन नगर को बसाया था, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की, ठीक है। कलिंग कहाँ था, तो हम लोग देखते हैं, कलिंग हम लोग उड़ीसा वाले जो क्षेत्र था उसको हम लोग देखते हैं कलिंग के रूप में। ये रफ फिगर हो गया। तो ये वाला उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था वो कलिंग था। कलिंग इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से उत्तर से चला जाए तो ये कलिंग होकर के ही ये दक्षिण आया जा सकता है, और यदि इधर पूरब से चला जाए तो इधर पश्चिम आने के लिए कलिंग ही एक ऐसा जगह था जिससे होकर आया जा सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस सामरिक दृष्टि से क्या था, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि से क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद से यहाँ पे अशोक को लगा कि राजस्व कर बहुत अच्छे रूप में मिल सकते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो वस्त्र से संबंधित जितने भी कपड़े वगैरह थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे। तो हम लोग इस चीज़ को देख करके हम लोग पढ़ते हैं क्या कि सामरिक दृष्टि से, राजस्व कर दृष्टि से और वस्त्र के उत्पादन के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये लगा यहाँ पे कलिंग सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। तो ये सारा सोच करके अशोक ने इस पर हमला करता है और कलिंग विजय करता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोग इसमें मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, और वही लोग बंदी बनाए गए उसके बाद से बहुत से उसमें से मर भी गए होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 लाख लोग इसमें मारे गए थे। तो इसमें अशोक बहुत ही इसको देख करके इस युद्ध को व्याकुल हुआ कि जो लोग निर्दोष थे वो भी मारे गए। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध से उसका हृदय परिवर्तन बहुत हुआ। उसके बाद से वहाँ से अस्त्र शस्त्र त्याग दिया, और ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन के कारण भेरी घोष यानी कठोरता भावना को त्याग करके वो धम्म घोष यानी उदारवादी यानी धम्म घोष को अपना लिए यानी बन गए, और धम्म प्रचार के लिए अपने जीवन को और आगे बढ़ाए। तो धम्म प्रचार यानी बौद्ध धर्म से संबंधित पहले तो यहाँ से प्रभावित तो हुए ही थे। उसके बाद से मुगलिपुतिस इसके दरबार में आए तो उसको अधिकारी बना लिया, और मुगलिपुतिस ने आचार्य उपगुप्त को बुलाया, जिससे और ज़्यादा प्रभावित हुआ अशोक, और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, और उसके बाद से बौद्ध धर्म की जो प्रचार है उसको करने लग गया, जिसमें आप लोग देखेंगे कि अपने पुत्र को और पुत्री को श्रीलंका भेजता है, जिसमें हम लोग देखते हैं संघमित्रा और महेंद्र को। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसका धर्म प्रचार के लिए क्या क्या ये करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि धम्म जो वर्ड है, ये धम्म जो वर्ड है इसका अर्थ होता है धर्म, और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जब भी धर्म की बात आए तो वो धम्म समझिएगा, ठीक है। ये धर्म जो है ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये देवनागरी लिपि है, और ये यहाँ पे प्राकृत ये भाषा है, इसका प्राकृत भाषा में इसको धम्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं अशोक के धर्म प्रचार से लेकर के
और कैसे कैसे बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो बौद्ध धर्म में तो ज़्यादातर याद रखिएगा निग्रोध, और निग्रोध के बाद इसके दरबार में जो आता है मोगलीपुतिस उसको अधिकारी बनाता है और वो उपगुप्त को बुलाता है जिससे उससे शिक्षा वो लेता है। तो ये है उसके धार्मिक गतिविधियों के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म को अपनाता है उससे संबंधित। तो चलिए उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अशोक ने 256 रातें धम्म यात्रा में व्यतीत किए और राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में ये बोध गए जाते हैं। बोध गए क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। तो इसलिए 10वें वर्ष में बोध गया और 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी वन की यात्रा की। तो यहाँ पे याद रखिएगा लुम्बिनी या रुमिनदेई, यहाँ पे दो स्थान यहाँ पे याद रखिएगा। रुमिनदेई जहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो राजस्व कर होता है, राजस्व कर ये आपको बता दिए हैं, राजस्व कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद से अशोक का धाम, तो अशोक धाम के कारण विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध हुए। सही बात है। यूनानी लेखों में धर्म को न्याय की सत्यता कहा है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं अशोक का धर्म परिवर्तन में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो निग्रोध थे उससे पहले प्रभावित हुए, उसके बाद मोगलीपुतिस जो दरबार में आए थे उसको अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया था, प्रभावित होकर के ही उसके बाद से उपगुप्त जो थे उससे दीक्षा यानी शिक्षा लेने का काम किए। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि मास्की अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध धर्म का उपासक बताया है। मास्की अभिलेख में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अभिलेख में अशोक ने अपने को बौद्ध धर्म का उपासक बताया है। तो याद रखिएगा मास्की अभिलेख। भ्राउ बैराट में अशोक ने कहा है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है वो क्या है? सत्य है, यानी वही सही है। सही बात है। उसके बाद से अशोक के धम्म यात्रा एवं धम्म प्रचारकों का विवरण के रूप में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे संघमित्रा और महेंद्र को भेजे थे श्रीलंका, धम्म रक्षित को भेजे थे उपरांतक। उसके बाद से यहाँ पे उपरांतक या अपरांतक याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। महारक्षित को हम लोग महारक्षित को यवन देश भेजे थे और रक्षित को बनवासी भेजे थे, बनवासी यानी कर्नाटक वाले जगह पे। और यहाँ पे मंझिम को भेजे थे हिमालय वाले क्षेत्र में, और सोन एवं उत्तरा को भेजे थे स्वर्ण भूमि में। तो ये प्रचारक, धर्म प्रचारक के रूप में अशोक ने अलग अलग व्यक्तियों को चुना था और यहाँ पे भिक्षुओं के तौर पे ये लोग बौद्ध धर्म को यहाँ पे बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके और बहुत अच्छे तरीके से वो विस्तृत ढंग से धर्म प्रचार करने का काम किए बौद्ध धर्म को। ठीक है। तो ये है अशोक का जो कलिंग युद्ध विजय के बाद उनका जो हृदय परिवर्तन होता है। तो हृदय परिवर्तन के बाद भेरी घोष यानी कठोरता भावना से को त्याग करके और धम्म घोष को अपना लेते हैं, यानी उदारवादी अपना लेते हैं। तो उसके बाद ये किए गए कृत्य हैं उनके द्वारा, जिसमें हम लोग अशोक का धर्म प्रचार देखते हैं, अशोक का धम्म देखते हैं। ये खुद पहले प्रचार करते हैं, उसके बाद से यहाँ पे अशोक का जो धम्म है वो देखते हैं। उसके बाद से अशोक का जो धर्म परिवर्तन कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले निग्रोध यानी सुमन के पुत्र से होते हैं, उसके बाद मोगलीपुतिस से होते हैं, उसके बाद से इनसे शिक्षा ही ले लेते हैं। जब उसके बाद से यहाँ पे उपगुप्त से शिक्षा ले लेते हैं। मास्की अभिलेख में ये स्वयं को बौद्ध धर्म का उपासक बताया है। और भ्राउ बैराट जो राजस्थान और क्या अभिलेख है में अशोक ने कहा कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है वो क्या है? सत्य है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अशोक के धम्म यात्रा और धम्म प्रचारक के रूप में, तो यहाँ पे खुद ही वो धर्म को प्रचार करते हैं और दूसरों से भी यहाँ पे प्रचार करवाते हैं, जिसको हम लोग धर्म प्रचारकों के रूप में देखते हैं कि संघमित्रा और जो महेंद्र हैं वो श्रीलंका जाते हैं। तो यहाँ पे महेंद्र जब वहाँ पे जाते हैं तो महेंद्र ने लंका के राजा तिष्य को यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ऐसा माना जाता है। अशोक के बाद कुणाल, संप्रति, जालोक, वीरसेन, दशरथ और बृहदत्त नामक शासकों का उल्लेख मिलता है। यानी अशोक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से कुणाल, संप्रति, जालोक, वीरसेन, दशरथ और बृहदत्त का विवरण मिलता है शासक के रूप में। बृहदत्त जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। बृहदत्त की हत्या इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी
और शुंग राजवंश की स्थापना की। याद रखिएगा जो पुष्यमित्र शुंग है एक बहुत ही प्रचंड विद्वान यानी प्रकांड विद्वान था। ये याद रखिएगा, ये कौन था? ये बहुत ही प्रकांड विद्वान था या प्रचंड विद्वान कहिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग, ये रहा अशोक के जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी कृत्य हैं, ये सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अभिलेख के रूप में हम लोग देखेंगे कि अभिलेख के रूप में शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख के माध्यम से जो अशोक ने सबसे पहली बार शिलालेखों पे अपना सूचना को उत्कीर्ण करवा करके अपने प्रजाओं को सूचना देते थे। तो इनको सूचना देने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था, जो शिलालेख के माध्यम से करते हैं, स्तंभ लेख के माध्यम से करते हैं और गुहालेख के माध्यम से करते हैं। तो इससे भी हमको अशोक के बारे में बहुत ही इन डिटेल हमको चर्चा स्रोत के रूप में मिलती है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे अशोक अपने साम्राज्य में राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के प्रजाओं के समक्ष कैसे अपने बात को रखते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।